तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अवनीश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी एस्पिरेंट्स में। आज का हमारा टॉपिक है, ये पॉलिटिक वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, कोई भी विषय पढ़ने से पहले उसकी बेसिक समझ हमें होनी चाहिए। और अगर बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जो संविधान के दायरे के बाहर हो। हम वही टॉपिक्स पढ़ते हैं पॉलिटी में जो संविधान के दायरे में आता है। इसलिए संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप रजिस्टर और पेन लेकर बैठे होंगे। संविधान, तो संविधान क्या है? जब भी ये प्रश्न आता है तो हमारे सामने एक परिभाषा आती है, पुरानी परिभाषा है जो हमें बचपन से रटाई गई है। तो वो परिभाषा क्या है कि संविधान ऐसे बुनियादी नियमों का एक समूह है जिससे राष्ट्र का संचालन होता है। ठीक, लेकिन क्या संविधान, जो कि एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही विस्तृत अवधारणा है, इसको एक लाइन में परिभाषित करना उचित होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि आप एक ऐसे समाज के सदस्य हैं जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। ठीक, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, कई धर्म निष्ठाएं हैं। ठीक, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कुछ लोग ईसाई हैं, कुछ बौद्ध धर्म के, कोई जैन धर्म के हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, और कोई व्यवसाय करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। ठीक, इस तरीके की विभिन्नताएं हैं उस समाज में। और अगर इस समाज में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए किसी मुद्दे को लेकर, तो सबके विचार अलग अलग होते हैं, सब वहाँ पे अपनी अलग अलग राय व्यक्त करेंगे जिससे विवाद और बढ़ जाएगा। परंतु अगर उनको शांतिपूर्वक एक साथ रहना है तो वो क्या करें? अब शांतिपूर्वक एक साथ रहना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे मान लीजिए आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से आप डॉक्टर पर निर्भर हो गए। आपको सामान खरीदना है तो आप दुकानदार के पास जाते हैं, तो आप दुकानदार पर निर्भर हो गए, आश्रित हो गए। इस तरीके से समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित होता है, इसलिए शांतिपूर्वक एक साथ रहना ही पड़ेगा। तो अगर इस विभिन्नताओं, इतने विभिन्न लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, और इनको एक साथ शांतिपूर्वक रहना है, तो ये कैसे रहें? ये तभी रह सकते हैं जब ये एक कुछ बुनियादी नियमों पर एकमत हो जाएं, सहमत हो जाएं। और जब ये समाज के लोग मिलकर कुछ बुनियादी नियम बनाते हैं जिस पर वो सहमत हो जाते हैं, तो यही मतलब उस समाज का संविधान हो जाता है, और उसके आधार पर वो उस समाज का संचालन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संविधान ऐसे बुनियादी नियमों का समूह है जो समाज में समन्वय, कोऑर्डिनेशन, समन्वय और विश्वास स्थापित करता है। संविधान ऐसे कानूनों का, नियमों का समूह है जो समाज में समन्वय और विश्वास स्थापित करता है। लेकिन क्या संविधान की भूमिका इसी लाइन तक सीमित है? ऐसा नहीं है, हम इसको और विस्तार देते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि संविधान ऐसे नियमों का समूह है जो यह स्पष्ट करता है कि निर्णय कौन लेगा और सरकार का गठन कैसे होगा, अब इस बात को समझिए कि निर्णय कौन लेगा, इसका क्या मतलब है? निर्णय कौन लेगा का मतलब है कि राज्य में कानून कौन बनाएगा, इस बात का जवाब कौन देता है? संविधान देता है। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, अपने भारतीय संविधान को देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें,
तो भारतीय संविधान एकदम इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारे देश में कानून कौन बनाएगा, तो संसद, हमारे देश की संसद कानून बनाएगी। ठीक, और इस संसद का गठन किस हिसाब से होगा, कैसे होगा और सरकार कैसे बनेगी, ये दोनों बातें संविधान तय करता है। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसे बुनियादी नियमों का समूह है जो स्पष्ट करता है कि निर्णय कौन लेगा और सरकार का गठन कैसे होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि सरकार का गठन हो गया, ठीक, शासन चलने लगा, सब अच्छे से चल रहा है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि जो सरकार बनी है वो जनता के हित के लिए ही काम करेगी। हो सकता है कि वो किसी खास समुदाय के पक्ष में काम करने लगे, या फिर हो सकता है वो किसी खास समुदाय के विरोध में कानून बनाने लगे। अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आ जाती है समाज में कि सरकार अपने मन मुताबिक कानून बना रही है, सरकार अपने मन मुताबिक मतलब कानूनों से छेड़छाड़ कर रही है, तो क्या होगा, उस पर अंकुश कौन लगाएगा। ठीक, उस निरंकुश सरकार को रोकेगा कौन, तो रोकेगा कौन, संविधान हमारा रोकता है। अब इसको भी उदाहरण से आप समझिए। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, जैसे भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान ने सरकार को निरंकुश होने से बचने के लिए क्या किया है, पहला सबसे सरल तरीका जो है उसने क्या किया कि हमारे देश के नागरिकों को, सिटीजन्स को मौलिक अधिकार स्पष्ट कर दिए। हमारे देश संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दे दिए, पहले 7 थे, फिर संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, लेकिन 6 मौलिक अधिकार स्पष्ट कर दिए। और इन मौलिक अधिकारों को सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती, सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, आपातकाल जैसे। ठीक, तो ये तो पहला तरीका हो गया जिससे हमारे संविधान ने सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाया। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया कि शक्तियां किसी एक के पास नहीं होगी, और जो कार्य मतलब शक्ति है राज्य को चलाने को, वो 3 भागों में बांट दिया। ठीक, शक्तियों को क्या कर दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शक्तियों को क्या किया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया। अब इससे बांटने से क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अगर इनमें से कोई एक निरंकुश होता है तो बाकी 2 संभाल लेंगे, उसको निरंकुश होने से बचा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से संविधान ने सरकार पर नियंत्रण साधा। तो हम ये भी कह सकते हैं संविधान की परिभाषा में कि संविधान ऐसे बुनियादी नियमों का समूह है जो क्या करता है, सरकार की सीमाओं का निर्धारण करता है, यानी कि सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। ठीक, सीमित करता है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं इससे। संविधान ये सारे काम तो करता ही है, संविधान क्या करता है कि हमारे राष्ट्र की जो जनता है उसकी कुछ अपेक्षाएं हैं उसको भी सुनिश्चित करता है। जो पुराने संविधान होते थे 20वीं शताब्दी से पहले, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो 20वीं शताब्दी से पहले जो पुराने संविधान बनते थे उसमें ये होता था कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता था और शक्तियों की निरंकुशता के लिए प्रावधान कर दिया जाता था संविधान में। ठीक, जनता की अपेक्षाओं के लिए खास तौर से संविधान में कुछ प्रावधान नहीं किए जाते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद जो नए संविधान बने उनमें इसकी व्यवस्था की गई। जैसे उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान को हम लेते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं इसलिए हम मैं बार बार एग्जाम्पल भारतीय संविधान का ले रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे जब हम भारतीय संविधान को लेते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तय किए गए हैं। ये क्या हैं? ये एक तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार को कि आपको जनता की ये अपेक्षाएं हैं, इसको कंप्लीट करना है। ठीक, और जब देश आज़ाद हुआ था बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे अस्पृश्यता की समस्या थी, समानता का अभाव था,
और भी बहुत सारी समस्याएं थी जिसको संविधान में उस अपेक्षाओं को, जनता चाहती थी कि समानता हो पूरे देश में, इस तरीके की जितनी भी अपेक्षाएं थी जनता की, उसको कहाँ संविधान में जगह दिया गया। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान जो है वो ऐसे नियमों या कानूनों का समूह है जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं को, ठीक, जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं को सुनिश्चित करता है। ठीक, राष्ट्रीय आकांक्षाओं को निश्चित करता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भारत कैसा देश है, तो आप जवाब में क्या बताएंगे? आप जवाब में बताएंगे जी भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक, फिर आप जवाब में बताएंगे कि भारत जो है सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष देश है, गणराज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है, सॉवरेन है, हमारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो ये क्या है? ये क्वालिटीज़ है हमारे देश की। और ये बताता कौन है भाई? हमारा संविधान ही तो बताता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि हम समाजवादी हैं, समाजवादी बनने की तरफ अग्रसर होंगे, हम लोकतांत्रिक हैं, गणराज्य भी हैं। ठीक, तो ये सारी बातें संविधान बताता है हमारे देश के बारे में। इससे ये बात साबित होती है कि संविधान न सिर्फ ये सारे काम करता है बल्कि देश की पहचान को भी बताता है। यानी कि हम एक परिभाषा इसमें और जोड़ सकते हैं कि संविधान जो है वो ऐसे नियमों का समूह है, ऐसे कानूनों का समूह है जो राष्ट्र की पहचान को प्रदर्शित करता है, जो राष्ट्र की पहचान को प्रदर्शित करता है। अब आप देखिए, वीडियो शुरू होने से पहले हम संविधान की कौन सी परिभाषा जानते थे? एक परिभाषा, एक लाइन, कि संविधान वो ऐसे नियमों का समूह है जिससे राज्य का संचालन होता है, उसका शासन होता है। अभी वीडियो खत्म होने वाला है और आप देखिए, अभी आधे में खत्म होने वाला, अभी पार्ट्स इसके पढ़ेंगे संविधान के प्रकार क्या हैं। लेकिन आप देखिए संविधान, अब आपसे पूछा जाए कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप एक विस्तृत परिभाषा जानते हैं, एक संविधान के बारे में आपकी एक अच्छी समझ है। जैसे आपसे पूछा जाए संविधान क्या है, तो अब आप बताएंगे कि संविधान ऐसे नियमों एवं कानूनों का समूह है जो समाज में समन्वय और विश्वास स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है, ट्रस्ट, मतलब आपस में ट्रस्ट जगाता है। ठीक, दूसरा, संविधान ऐसे नियमों का समूह है जो स्पष्ट करता है कि निर्णय कौन लेगा, कानून कौन बनाएगा, डिसीजन कौन लेगा, सरकार का गठन कैसे होगा, संसद का गठन कैसे होगा, ये सारी बातें। फिर संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, वह ऐसे कानूनों का समूह है जो सरकार अगर निरंकुश हो जाए तो उसकी शक्तियों पर लगाम लगाता है। उसके बाद आपने जाना कि राष्ट्रीय आकांक्षाओं को भी निश्चित करता है, अगर जनता कुछ चाहती है तो वो भी संविधान में है, जनता की अपेक्षाएं हैं। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि राष्ट्र की पहचान को भी, कि हमारा देश कैसा है, उसको भी प्रदर्शित कौन करता है? संविधान करता है। चलिए, संविधान तो जान गए, परिभाषा जान गए, अब इसके प्रकार को समझते हैं। ठीक, इसके प्रकार जो हैं वो कई प्रकार के प्रकृति के आधार पर निर्धारित होते हैं। संविधान जो है वो प्रकृति के आधार पर निर्धारित होते हैं। मूल रूप से पूरे विश्व में संविधान दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक होता है अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बला है कि ये लिखित और अलिखित क्या है भैया? चलिए तो इसको देखते हैं, लिखित और अलिखित में क्या अंतर है। तो एक तरफ आप रजिस्टर में बनाइए लिखित यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक तरफ आप रजिस्टर में बनाइए अलिखित यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, चलिए तो लिखित संविधान क्या है? संविधान जो होता है
वो एक किताब होती है। जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहाँ संविधान की एक किताब होती है प्रॉपर, जिसमें सारे उस देश के कानून होते हैं, ठीक है, और जिसमें उस देश का संचालन कैसे होगा वो लिखा होता है। तो लिखित संविधान की ये विशेषता होती है। लेकिन अगर बात करें अलिखित संविधान की, तो यहाँ कोई एक प्रॉपर किताब नहीं होती है, ठीक है, जिसमें सब कुछ लिखा हो कि देश कैसे संचालित होगा। यहाँ पर पुराने समय से लेकर आज तक सारे दस्तावेज, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जो परंपराएं हैं, और जो वहाँ की जुडिशरी, न्यायालय जो है, वो जो आदेश देती है, वो एक तरीके से वहाँ का संविधान बन जाता है मिल के, ठीक। तो ये पहला अंतर होता है लिखित और अलिखित संविधान में, ठीक है। लिखित संविधान में क्या होती है, एक किताब होती है प्रॉपर कानून के लिए, ठीक। लिखित संविधान भारत में है, तो भारत का एक संविधान है, एक संविधान की किताब है जिससे हमारा देश संचालित होता है। लेकिन अलिखित संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, कोई एक किताब नहीं होती है। पुराने समय से लेकर अब तक के सारे कानून उस संविधान के ही भाग माने जाते हैं। ब्रिटेन में है, तो ब्रिटेन में जब राजतंत्र चलता है, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन में जब राजतंत्र चलता था तो राजा और जनता के बीच जो कुछ समझौता हुआ वो, और आज तक जो अभी ब्रेग्जिट का एक्ट आया है वहाँ पर, वो भी उनके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। यानी कि जो भी उस समय से लेकर आज तक जो भी वो कानून पारित करते हैं वो उनका संविधान ही बन जाता है, ठीक। वहाँ कोई एक किताब नहीं होती है। अब बात करें दूसरे अंतर की, तो दूसरा अंतर ये होता है कि लिखित संविधान जहाँ होता है, जहाँ लिखित संविधान होता है, वहाँ पर वो संविधान जो होता है वही उच्च होता है, ठीक है, उसकी पावर ज़्यादा होती है। वहाँ की संसद उसके हिसाब से काम करती है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिखित संविधान में जो है वो संविधान जो है उच्च स्थान पर होता है, उच्च स्थान पर होता है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो संसद होती है, जो कानून बनाने वाली संसद होती है, वो संविधान के नीचे होती है। लेकिन अलिखित संविधान जहाँ होते हैं वहाँ पर जो संसद होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि संसद जो कानून बनाती है वो अपने आप ही वहाँ संविधान बन जाता है, ठीक है। इसलिए वहाँ जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो उच्च होती है, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ संसद उच्च है, ठीक। अब तीसरा अंतर ये होता है कि लिखित संविधान को बनाने के लिए एक बॉडी, एक मतलब सभा नियुक्त की जाती है। जहाँ भी लिखित संविधान बनाया वहाँ एक सभा बैठती है, संवैधानिक सभा, और वो उसको बनाती है, संविधान को बनाती है, ठीक है। यहाँ एक संविधान सभा की ज़रूरत होती है। भारत का संविधान किसने बनाया? भारत की संवैधानिक सभा ने बनाया। तो यहाँ पर एक संवैधानिक सभा की ज़रूरत होती है। एक संवैधानिक सभा बैठती है, वो उसको संविधान को बनाती है। लेकिन अलिखित संविधान में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, ठीक। अलिखित संविधान ऐसे नहीं बनता है, कोई एक सभा उसको नहीं बनाती, ठीक। अब बात करते हैं चौथे अंतर की कि लिखित और अलिखित में चौथा अंतर क्या है। तो लिखित संविधान जहाँ होता है वहाँ पर न्यायपालिका जो होती है वो शक्तिशाली होती है। न्यायपालिका होती है शक्तिशाली, किससे? वहाँ की विधायिका से, वहाँ की संसद से, ठीक। शक्तिशाली होती है किससे? विधायिका से। लेकिन अलिखित संविधान में न्यायपालिका शक्तिशाली नहीं होती है, वहाँ पर संसद शक्तिशाली होती है। कैसे? इस बात को समझिए कि अब मानिए कि लिखित संविधान भारत में है, ठीक है, हम जानते हैं कि लिखित संविधान भारत में है। अब भारत की संसद अगर कोई कानून बनाती है, तो हमारे यहाँ न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली है कि उसको जो है उस कानून को असंवैधानिक करार दे सकती है। अगर न्यायपालिका को लगेगा कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो संविधान के हिसाब से नहीं है, तो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है या उसको बदल सकती है। लेकिन वही बात करें अगर अलिखित संविधान में, तो अलिखित संविधान में संसद ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ठीक है, संसद ज़्यादा शक्तिशाली होती है। अगर संसद शक्तिशाली है तो होता ये है
कि यहाँ पर अलिखित संविधान जहाँ पर है वहाँ पर जो न्यायालय है उसको ये अधिकार नहीं होता कि जो संसद ने कानून बनाया है, ठीक है, जो संसद ने कानून बनाया उसको पलटने का अधिकार या उसमें कुछ संशोधन करने का अधिकार या उसको कुछ बदलने का अधिकार अलिखित संविधान वाले देशों में न्यायपालिका को नहीं होता है। इसलिए ये अंतर होता है कि न्यायपालिका जो है वो शक्तिशाली कहाँ होती है, वो लिखित संविधान वाले देशों में पावरफुल होती है, जबकि अलिखित संविधान वाले देशों में पावरफुल नहीं, उतनी पावरफुल नहीं होती है। ठीक, अब बात करें पांचवें अंतर की, तो पांचवा अंतर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज के बारे में, यानी कि मान लीजिए संविधान है और अन्य कानून है। अब जैसे लिखित संविधान में जो लिखित संविधान होता है वो संविधान और अन्य कानून अलग अलग होते हैं। मान लीजिए हमारे पास भारत का संविधान लिखित है तो हमारे पास एक संविधान की किताब है और बाद में जितने कानून बनाए गए, जैसे मान लीजिए पॉक्सो एक्ट बना, चाहे जो भी एक्ट केंद्र सरकार जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, तो जो भी एक्ट बना वो संविधान एक अलग है लेकिन ये कानून भी उसके अंडर में है। जैसे मान लीजिए ये संविधान हमारा है तो ये सुप्रीम संविधान है, इसी के आधार पर इसी के मतलब अंतर्गत बनेगा लेकिन वो अलग होगा, संविधान में नहीं जुड़ेगा। जो भी एक्ट सरकार बनाएगी वो संविधान में नहीं जुड़ेगा, संविधान एक अलग होगा, वो एक्ट अलग होगा। यानी कि जो कहने का मतलब ये है कि लिखित संविधान में संविधान और कानून जो सरकारें बनाती हैं अलग, वो दोनों अलग अलग होता है। लेकिन वही बात करें अलिखित संविधान में तो यहाँ जो कानून संसद बनाती है वही जाके उनका संविधान बन जाता है, ठीक है। इसलिए कोई अंतर नहीं रहता। ब्रेग्जिट एक्ट ब्रिटेन ने पास किया तो वही उनका संविधान में जाके जुड़ गया, वो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन यहाँ लिखित संविधान में हमारा संविधान है लेकिन अगर गवर्नमेंट मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना 2005 में तो वो हमारा संविधान नहीं है, वो एक कानून है, ठीक है। तो संविधान और कानून में अंतर होता है। तो यहाँ हम पांचवा अंतर हम लिख सकते हैं कि संविधान और सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में अंतर है, ठीक, अंतर होगा। अब बात करें अगले अंतर की लिखित और अलिखित संविधान में, तो जो लिखित संविधान होता है आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो जो लिखित संविधान है वो दो प्रकार का संविधान हो सकता है, या तो वो लचीला हो सकता है, ठीक, या कठोर हो सकता है। लचीला या कठोर का मतलब ये है कि लिखित संविधान हो सकता है कि लचीला हो, उसे संशोधन करना आसान हो, उसमें संशोधन करना आसान हो, या फिर हो सकता है कि वो कठोर हो, ठीक, कि जिसमें संशोधन करना मुश्किल हो, या फिर ये हो सकता है कि दोनों हो, लचीला भी हो कठोर भी हो। दोनों का मतलब कुछ प्रावधान ऐसे हों उसके कि वो संशोधन करने के लिए आसानी से संशोधित किए जा सकें, और कुछ प्रावधान ऐसे हों जो कठोर हों जिनको बहुत मुश्किल से संशोधित किया जा सके। वहीं बात करें अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान में हमेशा जो संविधान होगा वो कैसा होगा, लचीला होगा। लचीला क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर संसद शक्तिशाली होती है, और संसद शक्तिशाली है वो चाहे जैसा कानून बनाए तो उसके लिए संशोधन करना आसान होगा। इसलिए वहाँ का लिखित वहाँ का संविधान होगा, लिखित संविधान होगा, वो हमेशा कैसा होगा, लचीला होगा, ठीक। अब बात करें अगले अंतर की, तो जो लिखित संविधान होता है वो संघवाद या संघीय, ठीक, या एकात्मक, फेडरल या यूनिटरी,
लिखित संविधान जो होता है वो संघीय या एकात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्था को जन्म दे सकता है। ठीक, लिखित संविधान जो है वो संघीय या एकात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्था को जन्म दे सकता है। लेकिन वही बात करें अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान सिर्फ और सिर्फ एकात्मक व्यवस्था को ही जन्म देता है। ठीक, अब ये संघीय व्यवस्था क्या होती है, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, ये हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।